एक सुनसान पुल के नीचे एक आदमी की लाश मिलती है। उसके पास एक रिवॉल्वर भी पड़ी है और एक महिला पर उसके कत्ल का इल्जाम है। सबूत इतने साफ हैं कि अदालत को भी उसकी बेगुनाही पर शक करना मुश्किल लगता है। लेकिन तभी शर्लक होम्स उस जगह पहुंचता है। वो लाश को देखता है, रिवॉल्वर को देखता है और फिर थॉर ब्रिज की तरफ कुछ देर तक खामोश खड़ा रहता है, क्योंकि होम्स को सत्य में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया था। एक ऐसा सुराग जो ये साबित कर सकता था कि उस रात पुल पर एक इंसान नहीं बल्कि कोई और मौजूद था। और अगर होम्स सही था तो सवाल ये नहीं था कि उस आदमी की हत्या किसने की, सवाल था थॉर ब्रिज पर उस रात आखिर आया कौन था। आइए सुनते हैं शर्लक होम्स का एक ऐसा रहस्य जिसमें हर सुराग आपको सच्चाई के करीब ले जाएगा और हर जवाब के साथ ये मामला और भी डरावना होता जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। चेरिंग क्रॉस के एक बैंक लॉकर में मेरा एक पुराना टिन का डिब्बा रखा है। उस पर मेरा नाम जॉन एच वॉटसन MD पूर्व इंडियन आर्मी लिखा है। उसमें मिस्टर शर्लक होम्स के सुलझाए कई अजीब मामलों के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी थे जिनका रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। मसलन जेम्स फिलिमोर अपने घर सिर्फ छाता लेने वापस गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। एलिसिया नाम की एक नाव धुंध के छोटे से घेरे में गायब हुई और फिर कभी नहीं मिली। और इसाडोरा परसानो, एक मशहूर पत्रकार और द्वंद्व योद्धा, एक दिन पूरी तरह पागल हालत में मिले। उनके सामने सिर्फ माचिस की एक डिबिया रखी थी। लेकिन इन सब में सबसे अजीब था थॉर ब्रिज का रहस्य। इन रिकॉर्ड्स में एक ऐसे अजीब कीड़े का भी जिक्र था जिसके बारे में कहा जाता था कि विज्ञान उसे पहचान तक नहीं पाया था। लेकिन असली बात यह थी कि इन फाइलों में कुछ ऐसे राज भी बंद थे जिन्हें अगर दुनिया के सामने ला दिया जाए तो कई बड़े लोगों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें अब तक छिपा कर रखा था। फिर आई अक्टूबर की एक तूफानी सुबह। खिड़की से बाहर देखा तो तेज हवा हमारे आंगन के प्लेन के पेड़ की आखिरी पत्तियों को भी उड़ा ले जा रही थी। मैं नाश्ते के लिए नीचे पहुंचा तो मुझे लगा कि होम्स हमेशा की तरह इस उदास मौसम से प्रभावित होगा, लेकिन वह तो बेहद खुश नजर आ रहा था। मैंने पूछा, होम्स, क्या कोई नया केस मिला है? वो मुस्कुराया। तुम्हारी समझने की शक्ति वॉटसन दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हाँ, मेरे पास एक केस जरूर है। क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ? जरूर, लेकिन पहले अपना नाश्ता खत्म करो, उसके बाद तुम्हें बताता हूं कि मामला क्या है। मैंने उसकी तरफ देखा। होम्स की आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जिसका मतलब अक्सर होता था कि कोई बेहद अजीब गुत्थी हमारे सामने आने वाली है। 15 मिनट बाद नाश्ता खत्म हुआ और हम आमने सामने बैठ गए। तभी होम्स ने जेम्स से एक चिट्ठी निकाली। उसने पूछा, वॉटसन, क्या तुम नील गिब्सन के बारे में जानते हो? वही गोल्ड किंग? हाँ बिल्कुल, अमेरिकी सीनेटर, इंग्लैंड में भी कुछ समय रहे थे। बिल्कुल, करीब 5 साल पहले उन्होंने हैम्पशायर में एक बड़ी जायदाद खरीदी थी। शायद तुम्हें उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत के बारे में भी पता होगा। मुझे अचानक याद आया। हाँ, अब समझा कि नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। होम्स गंभीर हो गया। मामला बेहद सनसनीखेज है, लेकिन पहली नजर में मुश्किल नहीं लगता। पुलिस और कॉर्नर की जांच में भी ये निष्कर्ष निकलता था। अब मामला विंचेस्टर की बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। मैंने पूछा, तो फिर आप इसमें क्या कर रहे हैं? होम्स हल्का सा मुस्कुराया। मैं सच को पता लगा सकता हूं वॉटसन, लेकिन अगर सच मेरे मुवक्किल के खिलाफ हुआ तो उसे बदल नहीं सकता जब तक कोई नई और चौंकाने वाली बात सामने ना आए। मुझे उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। आपका मुवक्किल? ओह, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। उसने वही चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ा दी। पहले से पढ़ो, शायद इससे तुम्हें पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मैंने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोली। ऊपर लिखा था, क्लैरिजिस होटल। चिट्ठी में नील गिब्सन ने लिखा था, प्रिय मिस्टर होम्स, मैं एक निर्दोष औरत को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मिस डनबार बेगुनाह है। पूरा देश इस मामले की चर्चा कर रहा है, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर आप उन्हें बचा सकते हैं तो मेरी दौलत, मेरा प्रभाव और मैं खुद आपके साथ हूँ। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल इस मामले में कीजिए, प्लीज। आपका जे नील गिब्सन। होम्स ने चिट्ठी नीचे रखी और अपनी पाइप जलाते हुए बोला, तो यही है हमारा मामला वॉटसन। मैं इसी आदमी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे संक्षेप में पूरी घटना बताई। गिब्सन बेहद अमीर और बेहद प्रभावशाली आदमी था। उसकी पत्नी की एक रात रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश घर से करीब आधा मील दूर मिली, डिनर ड्रेस पहने हुए, कांधों पर शॉल और सिर में रिवॉल्वर की गोली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी, उसके पास कोई रिवॉल्वर था ही नहीं। हत्या की जगह पर कोई साफ सुराग नहीं मिल रहा। रात करीब 11 बजे एक गेम कीपर ने शव देखा और पुलिस को खबर दी। होम्स ने मेरी तरफ देखा। याद रखना वॉटसन, हथियार का ना मिलना इस मामले की सबसे अहम बात है। होम्स ने आगे बताया, गवर्नेंस पर शक की सबसे बड़ी वजह थी उसके कमरे की अलमारी और वहां से मिली एक रिवॉल्वर। उसका एक चैम्बर खाली था और कैलिबर वहीं था।
जिससे मिसेस गिब्सन को गोली मारी गई थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मृतका के पास एक नोट मिला था जिसमें गवर्नेंस को उसी जगह बुलाया गया था और नीचे उसके हस्ताक्षर थे। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, मकसद। अगर सीनेटर की पत्नी रास्ते से हट जाए तो उसकी जगह कौन ले सकता था? वही युवा गवर्नेंस जिसके बारे में कहा जाता था कि सीनेटर उस पर खास ध्यान देता था। प्यार, दौलत और ताकत, इन सब के सामने कोई और चीज नहीं थी। मैंने कहा, होम्स, सबूत तो उसके खिलाफ ही हैं। बिल्कुल, और वह ये भी नहीं कह सकती कि वो घटनास्थल पर नहीं थी। एक गांव वाले ने उसे थॉर ब्रिज के पास देखा था। होम्स कुछ पल चुप रहा। फिर भी, वॉटसन, मुझे इस कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। थॉर ब्रिज एक चौड़ा पत्थर का पुल था जो गहरे और नरकटों से भरे तालाब जैसे पानी के ऊपर बना था। उसी पुल के पास मिसेस गिब्सन की लाश मिली थी। तभी दरवाजा खुला। हमें उम्मीद थी कि नील गिब्सन आएगा, लेकिन सामने खड़ा था एक अजनबी। उसका नाम था मार्लो बेट्स। दुबला पतला, घबराया हुआ, और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो कोई भयानक राज अपने अंदर छिपाए हुए हो। हमारे सामने बैठा आदमी बुरी तरह घबराया हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल अब बोल पड़ेगा। होम्स ने शांत स्वर में कहा, बैठिए मिस्टर बेट्स, लेकिन जल्दी बताइए, क्योंकि कुछ ही देर में मेरा एक अपॉइंटमेंट है। वह हाँफते हुए बोला, मुझे पता है नील गिब्सन आने वाला है। मैं उसकी एस्टेट का मैनेजर हूँ और मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ सर। वो आदमी बहुत खतरनाक है। होम्स ने भौं उठाई। ये बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, और सच भी है सर, बेट्स ने कहा। मैं उसकी नौकरी छोड़ चुका हूँ। बाहर से वह दान पुण्य करने वाला एक बहुत शरीफ आदमी दिखता है, लेकिन अपने घर में वो बेहद कठोर और निर्दयी है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी पत्नी, वह उसकी सबसे बड़ी शिकार थी। बेट्स के अनुसार मिसेस गिब्सन ब्राजील के रहने वाली थी, जोशीले स्वभाव की, प्यार करने वाली महिला। उन्होंने अपने पति से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन समय के साथ गिब्सन का व्यवहार बदल गया। हम सब उनके लिए दुख महसूस करते थे, बेट्स बोला, और गिब्सन से नफरत भी। फिर वह अचानक बेचैन हो उठा। उसने घड़ी की ओर देखा और घबरा कर खड़ा हो गया। मुझे अब जाना होगा सर। बस एक बात याद रखिए मिस्टर होम्स, नील गिब्सन की किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। इतना कहकर वह लगभग दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और हम समझ गए कि थॉर ब्रिज की गुत्थी अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी थी। होम्स एक पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो मिस्टर गिब्सन के घर में वफादारी भी है और दुश्मनी भी। खैर, अब देखते हैं असली आदमी क्या कहता है। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल बाद नील गिब्सन हमारे सामने थे। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि उसके मैनेजर बेट्स को उससे इतनी नफरत क्यों थी। लंबा, दुबला, कठोर चेहरा, पत्थर जैसी ठंडी आंखें और ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ताकत से ज्यादा बेरहमी झलकती थी। यानी कि उसके सेठ मैनेजर की बात सही थी। उसने बैठते ही सीधे कहा, मिस्टर होम्स, इस मामले में पैसा कोई समस्या नहीं है। अगर सच सामने लाने के लिए मेरी पूरी दौलत खर्च भी करनी पड़े तो कर दीजिए। वो औरत बेगुनाह है और आपको उसे बेगुनाह साबित करना ही होगा। होम्स शांत रहा। मेरी फीस तय है मिस्टर गिब्सन, मुझे इससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। गिब्सन आगे झुका, तो शोहरत के बारे में सोचिए। अगर आपने एक केस जीत दिया तो इंग्लैंड और अमेरिका के हर अखबार में आपका नाम होगा। होम्स हल्का सा मुस्कुराए, मुझे शोहरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ रहस्य सुलझाने में दिलचस्पी है। फिर वह गंभीर हो गया, आप समय बर्बाद ना करें, मुझे बताइए उस रात असल में हुआ क्या था। फिर होम्स ने अचानक पूछा, मिस्टर गिब्सन, आपके और मिस डेनबार के बीच असल रिश्ता क्या था? ये सुनते ही गिब्सन चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, आपको यह सवाल पूछने का हक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे बीच सिर्फ मालिक और गवर्नेंस का रिश्ता था। मैंने उससे कभी अकेले बात नहीं की। होम्स तुरंत उठ खड़े हुए, मिस्टर गिब्सन, मेरे पास समय कम है, मुझे बेकार की बातों में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। गिब्सन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या आप मेरा केस लेने से इनकार कर रहे हैं? हाँ। क्यों? क्या आपको ज्यादा पैसे चाहिए या आप डर रहे हैं? होम्स ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ना पैसा ना डर, समस्या सिर्फ इतनी है कि यह केस पहले ही बहुत उलझा हुआ है। मुझे इसमें गलत जानकारी की एक और परत नहीं चाहिए। गिब्सन तिलमिला उठा, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? होम्स शांत स्वर में बोला, मैं बात को नरम रखना चाहता था, लेकिन अगर आप इसे झूठ कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गिब्सन का चेहरा अचानक ऐसा बदल गया कि मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा अब कुछ भयानक होने वाला है। गिब्सन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी भारी मुट्ठी तक उठा दी, लेकिन होम्स बिल्कुल शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाइए मिस्टर गिब्सन, सुबह की ताज़ी हवा में थोड़ी सैर कीजिए, शायद गुस्सा ठंडा हो जाए। गिब्सन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, फिर ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, केस मत लीजिए, लेकिन याद रखिए मिस्टर होम्स, मैंने अपने रास्ते में आने वाले आपसे कहीं ताकतवर लोगों को भी खत्म कर दिया है। होम्स मुस्कुराया, बहुत लोगों ने मुझे ऐसी धमकी दी है और फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ।
वॉटसन ये अच्छी तरह जानते थे कि होम्स इस केस को कितनी बारीकी से सुलझा रहा है। गिब्सन गुस्से में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद होम्स ने मेरी तरफ देखा। क्या सोचते हो वॉटसन? होम्स मुस्कुराया। मैंने कहा, मुझे लगता है ये आदमी अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को हटा देता है, जैसा कि हम दोनों ने सुना। और अगर उसकी पत्नी भी उसके लिए रुकावट बन चुकी थी। बिल्कुल, होम्स तभी बोला। मैंने पूछा, लेकिन गवर्नेंस के साथ उसके असली रिश्ते का आपको कैसे पता चला? होम्स ने पाइप का धुआं छोड़ते हुए कहा, धोखे से वॉटसन, उसकी चिट्ठी में छिपे धोखे से। उसकी भाषा में एक ऐसी भावना थी जो किसी निर्दोष महिला को बचाने की बेचैनी से कहीं ज्यादा गहरी थी। अब हमें सिर्फ एक बात समझनी थी, इन तीनों के बीच असल रिश्ता क्या था। होम्स ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। देखा वॉटसन, मैंने उस पर सीधा हमला किया, फिर ऐसा सवाल किया कि उसकी असली बेचैनी सामने आ गई। वह दोबारा जरूर आएगा। तभी घंटी बजी। कुछ ही पल बाद गिब्सन फिर कमरे में था। इस बार उसका गुस्सा थोड़ा शांत था। मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैंने सोच लिया है, शायद मैंने आपसे नाराज होकर जल्दबाजी की। आप बिल्कुल सही थे। आपको मेरे और मिस डनबार के रिश्ते की सच्चाई जानना जरूरी है। होम्स ने पूछा, तो अब आप सच बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सर। हमारे बीच में जो भी था वो इस केस से जुड़ा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। होम्स ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर किसी प्रॉब्लम का इलाज करने से पहले हर चीज को जान लेना चाहता है, वैसे ही मुझे भी इस मामले की हर सच्चाई जाननी होगी। गिब्सन ने सर हिलाया। ठीक है, अब कोई राज नहीं है। आप जहां चाहें जांच कर सकते हैं। बताइए, आपको क्या चाहिए? होम्स की आंखें उसकी आंखों पर टिक गई। मुझे वो थोड़ा झुककर और सर आगे करके बोला, सिर्फ सच चाहिए। गिब्सन कुछ पल चुप रहा। उसका कठोर चेहरा अचानक थका और उदास दिखाई देने लगा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, होम्स, मेरी पत्नी मारिया से मेरी मुलाकात ब्राजील में हुई थी। वो बेहद खूबसूरत और जुनूनी स्वभाव की महिला थी। मैं उनसे प्यार करने लगा और हमने शादी भी कर ली। लेकिन कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच कुछ समान नहीं था। मेरा प्यार खत्म हो चुका था, लेकिन उनका नहीं। मैंने उनसे दूरी बनाने के लिए कई बार सख्ती की। कुछ लोगों ने तो मुझे क्रूर तक कहा, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। इंग्लैंड आने के बाद भी वे मुझसे उतना ही प्यार करती रही जितना ब्राजील में करती थी। गिब्सन ने गहरी सांस ली। फिर ग्रेस डनबार हमारे बच्चों की गवर्नेंस बनकर आई। वह बेहद खूबसूरत थी और सच कहूं तो उनके साथ रोज एक ही घर में रहकर मैं उनके प्रति आकर्षित हो गया। होम्स ने शांत स्वर में कहा, आकर्षण महसूस करने के लिए मैं आपको दोष नहीं देता गिब्सन, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपने उस भावना को जाहिर किया होता तो बात अलग होती। आखिर वह युवती आपकी जिम्मेदारी थी। फिर गिब्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में कुछ पल के लिए भारी खामोशी छा गई। गिब्सन ने धीमे से कहा, मैं मानता हूं होम्स, मैंने ग्रेस से अपने प्यार की बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर हालात इजाजत देते तो मैं उससे शादी कर लेता। मैंने उसे भरोसा दिया कि पैसों की उसे कभी कमी नहीं होगी। होम्स का चेहरा सख्त हो गया। बहुत खूब, लेकिन मैं आपकी नैतिकता पर बहस करने नहीं बैठा। मैं उस लड़की को बचाने के लिए केस ले रहा हूं। आपने खुद माना है कि आपने अपनी ताकत और दौलत से एक बेबस लड़की को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। गिब्सन ने कहा, हैरानी की बात है, पर कोई विरोध नहीं किया। अब मुझे भी लगता है कि मैंने गलत किया। शुक्र है मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। ग्रेस ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर वह गई क्यों नहीं? होम्स ने पूछा। क्योंकि घर के कई लोग उस पर निर्भर थे और फिर उसने मुझ पर अपने असर को समझ लिया था। होम्स ने पूछा, कैसा असर? गिब्सन ने कहा, उसका मुझ पर जितना प्रभाव था उतना किसी और का नहीं। वो चाहती थी कि उस प्रभाव का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाए। मतलब? गिब्सन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यही बात इस पूरी कहानी को और पेचीदा बना देती है। गिब्सन ने भारी आवाज में कहा, ग्रेस मेरे काम करने का तरीका जानती थी। मैं कारोबार में बेहद कठोर था। मेरे फैसलों से लोग ही नहीं, कभी कभी पूरे शहर और समुदाय तक बर्बाद हो जाते थे। लेकिन उसके विचार बिल्कुल अलग थे। उसका मानना था कि किसी एक आदमी की दौलत हजारों लोगों की बर्बादी पर नहीं बननी चाहिए। और शायद वो सही थी। उसे लगता था कि मेरे फैसलों पर उसका असर पड़ता है, इसलिए वह मेरे साथ रहकर मेरे कामों को बेहतर दिशा दे सकती है। होम्स ने पूछा, और फिर आपकी पत्नी की मौत हो गई? गिब्सन कुछ देर चुप रहा। हाँ, और मुझे एक बात ने परेशान किया। मेरी पत्नी बेहद जलनखोर थी। वो जानती थी कि ग्रेस का मुझ पर ऐसा असर था जो उसका कभी नहीं रहा। हो सकता है उसने ग्रेस को डराने के लिए बंदूक उठाई हो, शायद उसे घर छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हो। फिर दोनों में हाथापाई हुई और शायद बंदूक चल गई हो। होम्स ने गंभीरता से कहा, यह संभावना मेरे दिमाग में भी आई थी। अगर ये सुनियोजित हत्या नहीं थी तो घटनाओं का यही सबसे सीधा दूसरा रास्ता है। लेकिन उसके चेहरे से साफ था, होम्स इस कहानी पर अभी बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन मिस डनबार ने तो इस बात से
पूरी तरह इनकार किया है, मैंने कहा। होम्स बोला, और यही बात दिलचस्प है। हो सकता है वो घबराहट में रिवॉल्वर लेकर घर पहुंची हो और बाद में डर के मारे सब कुछ नकार दिया हो। लेकिन फिलहाल हमारे रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन खुद मिस डनबार हैं। होम्स ने घड़ी देखी। चलो आज ही हम शहर चलते हैं। पहले इस लड़की से मिलना जरूरी है, उसके बाद शायद तस्वीर कुछ साफ हो। कुछ औपचारिक देरी के बाद हम विंचेस्टर की बजाय सीधे नील गिब्सन की एस्टेट थॉर प्लेस पर पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात स्थानीय पुलिस के सार्जेंट कोवेंट्री से हुई। लंबे, दुबले और कुछ रहस्यमयी से दिखने वाले कोवेंट्री इस केस को लेकर खुद भी परेशान थे। उन्होंने धीरे से कहा, मिस्टर होम्स, मैं चाहता हूं कि आप ही इस मामले को देखें। स्कॉटलैंड यार्ड आ गया तो सफलता का श्रेय उन्हें मिलेगा और नाकामी का दोष हम पर आएगा। होम्स मुस्कुराए। चिंता मत कीजिए सर, मैं इस केस का श्रेय लेने नहीं आया हूं। अगर इसे सुलझा पाया तो मेरा नाम सामने लाने की भी जरूरत नहीं है। सार्जेंट ने राहत की सांस ली। लेकिन हमें क्या पता था कि थॉर प्लेस में हमारा इंतजार सिर्फ एक हत्या का रहस्य नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरा राज कर रहा था। ये आपकी बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मिस्टर होम्स, एक बात पूछूं, क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर नील गिब्सन के खिलाफ भी मामला बन सकता है? होम्स ने शांत स्वर में कहा, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। सार्जेंट ने आगे बताया, मिस डनबार को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वह किसी की दुश्मन हो, लेकिन हो सकता है गिब्सन अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता हो। और ये मत भूलिए कि अमेरिकन पिस्टल चलाने में हमारे लोगों से कहीं ज्यादा बेझिझक होते हैं। वह पिस्टल उनकी थी। जी हाँ, 2 पिस्टल्स की जोड़ी में से एक। होम्स तुरंत बोले, और दूसरी? वो घर पर है, चाहो तो बाद में दिखा दूंगा। जरूर, पहले हमें घटनास्थल देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम पुलिस स्टेशन से निकलकर थॉर प्लेस की ओर चल पड़े। करीब आधा मील बाद में हम एस्टेट के एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। चारों ओर सूखे फन और घास फैली थी और सामने पहाड़ी पर एक विशाल पुराना मकान दिखाई दे रहा था, आधा ट्यूडर आधा जॉर्जियन। पास ही सेकंडों से घिरा एक लंबा तालाब था। हम पुल के पास पहुंचे ही थे कि सार्जेंट अचानक रुक गया। उसने नीचे जमीन की ओर इशारा किया। यही जगह है मिस्टर होम्स, यहीं कुछ हुआ होगा। मिसेस गिब्सन की लाश वहीं पड़ी थी जहां मैंने पत्थर से निशान लगाया था। क्या लाश हटाने से पहले आप वहां पहुंच गए थे? जी हाँ सर, मिस्टर गिब्सन ने तुरंत मुझे बुलाया था। उन्होंने पुलिस के आने तक किसी चीज को ना छूने का आदेश दिया। गोली बहुत पास से चली थी, है ना? जी सर। दाहिनी कनपट्टी के ठीक पीछे। लाश की हालत कैसी थी? पीठ केवल पड़ी थी, हाथ पाई या चोट का कोई निशान नहीं था, हथियार भी नहीं मिला। लेकिन मिस डनबार का एक छोटा सा नोट उनके बाएं हाथ में इतनी कसकर दबा था कि उंगलियां खोलना मुश्किल हो गया। यानी नोट बाद में किसी ने वहां नहीं रखा था? जी, ऐसा लगता तो नहीं था। नोट में बस इतना लिखा था, मैं 9 बजे थॉर ब्रिज पर मिलूंगी। मिस डनबार ने मान लिया था कि वह नोट उन्होंने लिखा था, लेकिन अपने बचाव में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मामला अब और रहस्यमय हो चुका था, क्योंकि इस छोटी सी चिट्ठी में ही शायद पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा सुराग छिपा था। गाइड ने कहा, सर, अगर पूरी बात में कुछ साफ है तो वो ये चिट्ठी है। होम्स तुरंत बोले, अगर चिट्ठी असली है और 1-2 घंटे पहले मिली थी तो सवाल है मिसेस गिब्सन उसे अपने बाएं हाथ में इतनी कसकर क्यों पकड़े थी? बातचीत के दौरान उन्हें उसे देखने की जरूरत भी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? होम्स कुछ देर पुल पर चुपचाप बैठे रहे। अचानक उनकी नज़र मुंडेर पर पड़ी। वो दौड़कर वहां पहुंचे और लेंस से पत्थर की जांच करने लगे। पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ था। गाइड ने कहा, शायद किसी राहगीर ने तोड़ा होगा, लेकिन होम्स ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी छड़ी से पत्थर पर वार करके देखा। नहीं, इसे तोड़ने के लिए बहुत जोर लगाया गया था और चोट ऊपर से नहीं, नीचे की तरफ से लगी है। सबसे अजीब बात यह थी कि वह निशान लाश से करीब 15 फीट दूर था। होम्स बोले, शायद इसका हत्या से कोई संबंध ना हो, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पैरों के निशान भी नहीं मिले, जमीन पूरी तरह सख्त थी। आखिरकार होम्स उठे और बोले, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलिए पहले घर चलते हैं, उन हथियारों को देखते हैं, फिर शायद इस रहस्य की अगली कड़ी हमारे सामने आ जाए। मिस्टर गिब्सन शहर से वापस नहीं आए थे, लेकिन घर में हमें मिस्टर बेयर मिले। उन्होंने हमें गिब्सन के खतरनाक हथियारों का पूरा जखीरा दिखाया। उन्होंने बताया गिब्सन के कई दुश्मन हैं, वो बिस्तर के पास भरी हुई रिवॉल्वर रखते हैं और उनका स्वभाव इतना हिंसक है कि घर के लोगों को भी उनसे डर लगता है। बेचारी मिसेस गिब्सन भी अक्सर उनसे डरती रहती थी। होम्स ने पूछा, क्या आपने उन्हें कभी पत्नी पर हाथ उठाते देखा? नहीं सर, लेकिन उनके बीच बेहद कड़वी और नफरत भरी बातें जरूर होती थी। स्टेशन जाते हुए होम्स ने कहा, वॉटसन, गिब्सन की निजी जिंदगी बेहद खराब थी, फिर भी मामला भी साफ नहीं है। अलार्म बजने के समय बेयर के मुताबिक गिब्सन लाइब्रेरी में थे। रात का खाना 8:30 बजे खत्म हो चुका था और सब सामान्य था।
वहीं मिस डनबार ने माना था कि उनकी मुलाकात मिसेस गिब्सन से थॉरब्रिज पर तय थी। होम्स बोले, जब तक हम मिस डनबार से खुद पूछताछ नहीं कर लेते मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। लेकिन एक अजीब बात है जिस पर मुझे शक है। मैंने पूछा, कौन सी बात? होम्स ने गंभीर होकर कहा, उनकी अलमारी से मिली वो पिस्टल। अरे होम्स, मैंने कहा, मुझे तो यही बात सबसे ज्यादा संदिग्ध लगी। होम्स बोले, यही तो वॉटसन, पहली नजर में ये बात अजीब लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर मिस डनबार ने सच में इतनी सोची समझी साजिश रची होती तो क्या वो अपराध के बाद रिवॉल्वर अपनी अलमारी में रखती, जबकि उन्हें पता होता कि सबसे पहले वहीं तलाशी ली जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि शायद कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। मिस डनबार कहती हैं कि उन्हें उस रिवॉल्वर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हम अपनी नई थ्योरी माने तो वह सच बोल रही हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, वह रिवॉल्वर उनकी अलमारी में किसने रखी? फिर विंचेस्टर में हमें एक रात रुकना पड़ा। अगली सुबह हमें जेल में मिस डनबार से मिलने की इजाजत मिली। उनके साथ युवा बैरिस्टर मिस्टर जॉयस कमिंग्स भी मौजूद थे। मैंने मिस डनबार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उन्हें सामने देखकर मैं हैरान रह गया। वो लंबी, खूबसूरत और बेहद प्रभावशाली महिला थी, मगर उनकी गहरी आंखों में एक डरे हुए इंसान की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह किसी ऐसे जाल में फंस चुकी हो जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने होम्स को देखा, उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, शायद मिस्टर गिब्सन ने आपको हमारे रिश्ते के बारे में बताया होगा? होम्स ने कहा, हाँ, और तुम्हें उस बात को दोहराकर परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे और गिब्सन के रिश्ते में कुछ गलत नहीं था। लेकिन फिर यह बात अदालत तक कैसे पहुंची? मिस डनबार बोली, मुझे लगा था कि इंतजार करने से सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और रश्ता चला गया। होम्स ने गंभीरता से कहा, यही वजह है कि अब हमें हर बात खुलकर सामने लानी होगी। अभी हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। होम्स ने गंभीर आवाज में कहा, अगर हमें इस मुसीबत से निकलना है तो आपको हमसे कुछ भी नहीं छिपाना होगा। आप बहुत बड़े खतरे में हैं। मिस डनबार बोली, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। होम्स ने पूछा, मिसेस गिब्सन के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? वो बोली, वह मुझसे बेहद नफरत करती थी। उन्हें लगा था कि मेरे और उनके पति के बीच कुछ गलत है, जबकि हमारे बीच सिर्फ गहरा मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव था। फिर भी अब मुझे लगता है कि मेरी वजह से अगर उन्हें दुख हो रहा था तो मुझे वह घर छोड़ देना चाहिए था। होम्स ने कहा, अब उस रात थॉरब्रिज पर क्या हुआ ये बताइए। मिस डनबार ने जवाब दिया, मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ जो मैंने देखा और जाना, लेकिन कुछ बातें आज भी मेरे लिए रहस्य हैं। उन्होंने बताया, उस सुबह मुझे मिसेस गिब्सन का एक नोट मिला। उसमें उन्होंने डिनर के बाद थॉरब्रिज पर मिलने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है और किसी को इसकी खबर भी नहीं होनी चाहिए। जवाब मुझे बगीचे के सनडायल पर छोड़ना था। मुझे यह सब अजीब लगा, फिर भी मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने नोट नष्ट करने को कहा था, इसलिए मैंने उसे चला दिया। वो अपने पति से बेहद डरती थी। मिस डनबार ने बताया, शायद इसी वजह से वह हमारी मुलाकात को गुप्त रखना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी दी हुई पर्ची उनकी मृत्यु के समय भी उनके हाथ में मिली। होम्स ने पूछा, फिर उस रात क्या हुआ? मैं तय समय पर थॉरब्रिज पहुंची। वो वहां मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक उनका व्यवहार बिल्कुल पागल जैसा हो गया। वो मुझ पर भयानक आरोप लगाते हुए चीखने लगी और गुस्से में मुझे बुरी तरह कोसने लगी। मैं इतना डर गई कि मैंने अपने कान बंद कर लिए और वहां से भाग गई। जाते समय भी वह पुल के मुहाने पर खड़ी होकर मुझे कोस रही थी और अपशब्द कह रही थी। होम्स ने पूछा, और उसके बाद आपने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं, मैं इतनी घबराई हुई थी कि कमरे में पहुंचते ही खुद को बंद कर लिया। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। क्या आप अगली सुबह तक कमरे से बाहर नहीं निकली? नहीं, लेकिन जब उनकी मृत्यु की खबर मिली तो मैं बाकी लोगों के साथ तुरंत बाहर भागी। होम्स ने अगला सवाल किया, और क्या उस समय आपने मिस्टर गिब्सन को देखा था? हाँ, बिल्कुल, मिस डनबार ने कहा। जब मैंने मिस्टर गिब्सन को देखा तो वह पुल से लौट रहे थे। उन्होंने ही डॉक्टर और पुलिस को बुलाया था। वो बहुत संयमी थे, लेकिन मैं समझ सकती थी कि अंदर से बेहद परेशान थे। होम्स ने पूछा, अब इस पिस्टल की बात करते हैं जो आपके कमरे से मिली। क्या आपने इसे पहले कभी देखा था? जी नहीं, कभी नहीं। ये अगली सुबह पुलिस की तलाशी में मेरी अलमारी के कपड़ों के नीचे मिली, लेकिन एक दिन पहले सुबह वह वहाँ नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मैंने उसी सुबह अलमारी साफ की थी। होम्स तुरंत बोले, तो किसी ने बाद में आपके कमरे में घुसकर आपको फंसाने के लिए पिस्टल वहाँ रखी होगी। मुझे भी यही लगता है। और ये कब हुआ होगा? शायद खाने के समय या उस दौरान जब मैं बच्चों के साथ स्कूल रूम में थी। होम्स ने पूछा, एक और बात, लाश के सामने पुल के पत्थर का एक हिस्सा बिल्कुल नया टूटा हुआ था। क्या आपको इसका कोई कारण पता है? मिस डनबार ने सिर हिलाया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन होम्स के लिए शायद ये महज इत्तेफाक नहीं था। अजीब बात है मिस डनबार,
बहुत अजीब, ठीक उसी जगह और उसी समय ये पत्थर क्यों टूटा? होम्स चुप हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वे कुर्सी से उठ खड़े हुए। आओ वॉटसन, हमें तुरंत चलना होगा। फिर उन्होंने मिस डनबार से कहा, मिस डनबार, कल तक आपको खबर मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। विंचेस्टर से थॉर प्लेस का सफर लंबा नहीं था, लेकिन होम्स की बेचैनी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सफर खत्म ही नहीं होगा। वो कभी सीट पर बैठते, कभी बेचैनी से टहलने लगते। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वॉटसन, मुझे याद आ रहा है तुम इन सफरों पर अपना रिवॉल्वर साथ रखते हो, है ना? मैंने कहा, बिल्कुल, कई बार अपनी जान बचाने में यही काम आया है। होम्स हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में साफ था कि वो बेहद अहम सुराग के पीछे पहुंच चुके हैं। हाँ वॉटसन, मैं ऐसी चीज़ें भूल जाता हूँ। क्या तुम्हारा रिवॉल्वर साथ है? मैंने हथियार निकाल कर उन्हें दे दिया। होम्स ने उसे खोलकर कारतूसों को ध्यान से देखा। ये तो काफ़ी भारी है। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, वॉटसन, मुझे लगता है कि इस रिवॉल्वर का हमारे केस से सीधा संबंध है। मैं हंस पड़ा। होम्स, आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। अगर ये सफल रहा तो केस की कई बातें साफ हो जाएंगी। उन्होंने रिवॉल्वर में कारतूस वापस डाले और उसे तैयार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर वे साबित क्या करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद हम हेम्पशायर के एक छोटे स्टेशन पहुंचे और वहां से एक पुरानी गाड़ी लेकर अपने पुलिस वाले साथी के घर। होम्स ने बस इतना कहा, मुझे 10 गज मजबूत रस्सी चाहिए। रस्सी मिलते ही उन्होंने उसे देखा और मुस्कुराए। बस यही चाहिए था। चलिए अब अपराध वाली जगह पर चलते हैं। शाम ढल रही थी, खेतों पर अंधेरा उतरने लगा था और जैसे जैसे हम थॉर ब्रिज के करीब पहुंच रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि होम्स जितने शांत दिख रहे थे, अंदर से उतने ही बेचैन थे। उन्हें शायद यकीन था कि अब इस रहस्य का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। वॉटसन, मुझे यकीन है कि हमारा अंदाजा सही है, लेकिन जब तक इसे साबित न कर लूं मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता। ये कहते हुए होम्स ने मेरे रिवॉल्वर के हैंडल से एक मजबूत रस्सी बांधी। फिर हम उसी जगह पहुंचे जहां मिसेस गिब्सन की लाश मिली थी। उन्होंने पुलिस वाले की मदद से वही जगह चिन्हित की और झाड़ियों के बीच से एक भारी पत्थर खोज निकाला। पत्थर को रस्सी के दूसरे सिरे से बांधकर पुल की मुंडेर से नीचे लटका दिया। फिर होम्स ने रिवॉल्वर हाथ में लिया। अब देखते हैं। उन्होंने रिवॉल्वर को ऊपर उठाया और अचानक पकड़ छोड़ दी। भारी पत्थर ने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। रिवॉल्वर मुंडेर से टकराया और सीधे नीचे पानी में जा गिरा। होम्स तुरंत मुंडेर के पास झुके और खुशी से चिल्लाए, वॉटसन, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। उन्होंने पत्थर की मुंडेर पर बने एक नए टूटे निशान की ओर इशारा किया। वो निशान ठीक उसी जगह और उसी आकार का था जहां पहले पत्थर टूटा मिला था। अब रहस्य साफ था। होम्स ने कहा, रिवॉल्वर, रस्सी और पत्थर, इन्हीं का इस्तेमाल करके असली अपराधी ने गोली चलने का भ्रम पैदा किया और फिर हथियार पानी में फेंक दिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी और मिस डनबार को फंसाने की पूरी साजिश अब बेनकाब होने वाली थी। उस समय शाम सराय में बैठे होम्स ने अब तक की पूरी घटनाएं समझाईं। वॉटसन, इस मामले में मैंने भी एक बड़ी गलती की। पत्थर पर बना हुआ छोटा सा निशान ही असली सुराग था, लेकिन मैं उसे समय रहते समझ नहीं पाया। मिस डनबार के खिलाफ रची गई साजिश बेहद चालाकी से बनाई गई थी। उसके हाथ से एक ऐसा नोट निकलवाया गया जिससे लगे कि अपराध की जगह उसी ने चुनी थी। इसके बाद उसने अपनी पति की एक रिवॉल्वर चुराई और वैसे ही दूसरी रिवॉल्वर मिस डनबार की अलमारी में छिपा दी। उस बंदूक का एक बैरल पहले ही खाली किया जा चुका था। अब सवाल था, उसने पुल पर जाकर ऐसा क्या किया जिससे मिस डनबार पर हत्या का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाए। मिस डनबार के सामने आते ही उसने आखिरी बार अपनी नफरत जाहिर की और उनके वहां से जाते ही अपनी खौफनाक योजना पूरी कर दी। अब पूरी कहानी की हर कड़ी जुड़ चुकी थी। लोग पूछ सकते हैं कि घटना के बाद झील की तलाशी तुरंत क्यों नहीं ली गई, लेकिन वहां पर झील इतनी अजीब थी कि उस झील में बिना सही जगह का पता होते हुए खोज करना आसान नहीं था। खैर वॉटसन, हमने एक असाधारण महिला और एक ताकतवर आदमी की मदद की है। अगर वह भविष्य में फिर साथ आए तो शायद नील गिब्सन ने इस दर्दनाक घटना से जिंदगी का एक बड़ा सबक सीख लिया होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर भी होम्स, ये तो बताओ, असली कातिल कौन है? असली कातिल इसमें कोई भी नहीं है। मिस डनबार को इस तरह से फंसाया गया कि ऐसा लगे कि मिसेस गिब्सन को उन्होंने ही मारा है, जबकि मिसेस गिब्सन ने अपनी जान खुद ली थी, उसी तरीके से जिस तरह से मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर लेकर वो सारा किस्सा बताया है। आप समझ आए होम्स। फिर थोड़ी देर बाद होम्स और वॉटसन अपने घर की ओर चल पड़े। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी द प्रॉब्लम ऑफ द थॉर ब्रिज। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें
आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।